जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इंडियन इकोनॉमी की डे वाइज सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग इकोनॉमी के टॉप 500 MCQ की सीरीज कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या है। कितने 60 क्वेश्चन कर लिए थे। पुरानी वीडियोस अगर नहीं देखी तो एक बार जरूर जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट बन चुकी है। सब कुछ जितना भी क्वेश्चन है ना, फैक्ट कंसेप्ट के साथ में मैंने आपको समझाया है। ठीक, चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Which of the following is not included under core industry? आधारभूत उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। अब देखिए कोर इंडस्ट्री क्या होता है, पहले तो ये चीज समझो। अब देखो, अगर हमें पता लगाना है हमारे देश में कितनी ग्रोथ हो रही है, हमारी अर्थव्यवस्था कितने अच्छे से बढ़ रही है, तो उसके लिए हमने क्या 8 कोर इंडस्ट्रीज ले रखी है कि हम जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज को नहीं देखेंगे, हम सारी किसमें देखेंगे, हम सिर्फ 8 इंडस्ट्री को देखेंगे। और इसमें अगर ग्रोथ हो रही होगी ना तो हम मान लेंगे कि पूरी हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। अभी जो 8 इंडस्ट्री हैं ये है कौन कौन सी, इस फोटो में देखिए। पहले आपको दिखेगी कोल की, क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। रिफाइनरी प्रोडक्ट क्या होता है, जब कच्चा तेल बाहर से इस देश में आता है तो फिर कच्चे तेल से पेट्रोल बनता है। कच्चे तेल को क्रूड ऑयल बोला जाता है, पेट्रोल बनेगा, डीजल बनेगा, वो रिफाइनरी। फर्टिलाइजर आपका, जो आपके खेतों में फर्टिलाइजर डलेंगे, ठीक है, यूरिया वगैरह। अब जब फर्टिलाइजर की ग्रोथ हो रही होगी, इसका मतलब है किसान अच्छे से उसको फर्टिलाइजर यूज कर रहा है अपने खेतों में, तो आपका कृषि का जो प्रोडक्शन है ना, उत्पाद, वो भी बढ़ेगा। फिर आपका स्टील है, सीमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जब हम इतने सेक्टर्स को ही देख लेंगे ना तो हमें पता लग जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, आपका स्टील है, अगर स्टील का प्रोडक्शन जो है बढ़ रहा है, इसका मतलब है अर्थव्यवस्था बढ़िया चल रही। क्योंकि स्टील आपका कहाँ का यूज होता है, अगर हम बात करें, जो आपका स्टील है वो कहाँ यूज होगा, स्टील आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज होगा। ठीक है, जहां कंस्ट्रक्शन, मतलब स्टील का प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है तो आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा। स्टील आपका ऑटोमोबाइल, जो आपकी 4 पहिया वाहन है और आपकी 2 पहिया वाहन, वहां पर भी आपका स्टील का उपयोग होता है। तो ऐसे में पता लग जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कर रहे हैं। मतलब नई फैक्ट्रीज लग रही होंगी, कहीं कहीं पे नए मॉल लग रहे होंगे, लोगों ने नए एसी परचेज करे होंगे, तो इससे काफी अच्छा संकेत मिलता है। अब क्वेश्चन पे आते, बोला जरा कौन सा इंक्लूडेड नहीं है। देखिए आपका कोल भी है, फर्टिलाइजर भी है, सीमेंट भी है। तो जो ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो होगा आपका सी वाला, ई कॉमर्स। अभी ई कॉमर्स होता क्या है, जो आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगा रहे हो, ठीक है, फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हो, मिंत्रा से मंगा रहे हो, तो ये जितना भी काम चल रहा है ना ऑनलाइन, इसे बोला जाएगा ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। तो ये है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लंच के बाद आना, तब काम करेंगे, वही वाला, ठीक है, SBI। अब देखो कमर्शियल बैंक का मतलब ये होता है ऐसा बैंक जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, ठीक है, जिसको प्रॉफिट कमाना है। अब आप लोग एक चीज समझो, जो बैंक होता है वो आपका प्रॉफिट कमाता कैसे, पहले एक चीज ये समझो। मान लो आप लोग जनता हो, आप लोगों ने बैंक में क्या करते हो, अपना पैसा जो है डिपॉजिट करते हो। देखो लंबी कहानी, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। पैसा आपने डिपॉजिट करा, कितना करा, मान लो आपने करा 1 लाख रुपए करा, ठीक है, 1 लाख करा। बैंक ने क्या करा, यही 1 लाख जो आपने डिपॉजिट कर रखा है, सेफ है, ये 1 लाख आगे क्या करा, लोन के तौर पे किसी को दे दिया। ठीक, आपको बैंक कितना इंटरेस्ट दे रही है 1 लाख पे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% दे रही होगी। तो 1 लाख का साल का 5% कितना हो गया, 5,000 रुपए हो गया। जब बैंक ने आगे किसी को 1 लाख लोन दिया, तब बैंक कितना इंटरेस्ट लेती है, जिसको दिया होता है लोन उससे लेगी कम से कम 12%। तो साल का 12% कितना हो गया, 12,000 रुपया हो गया। तो आपको बैंक को कितना देना, 5,000 रुपए, और बैंक लेगी कितना, 12,000। तो बीच का जो डिफरेंस आप देख रहे हो ना, कितने कितने का, 5,000 और 12,000 का, जो 7,000 का डिफरेंस आ रहा है ना आपका, ये बैंक का प्रॉफिट होता है। इसमें बैंक अपने कर्मचारियों को देता है और बाकी प्रॉफिट रखता है, तो ये ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक लोकेटेड। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका जो मुख्यालय ये आपके मनीला। देखिए जो ये आपका एडीबी है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में एडीबी बोलते हैं, ये जो आपके एशिया के देश हैं और जो आपके पैसिफिक के देश हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, ताकि
वो अपने यहाँ पे डेवलपमेंट जो अच्छे से कर सके। जैसे मैप में देखे, पहले तो हेडक्वार्टर देखिए, इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ दिखेगा, फिलीपींस में। ये आपको फिलीपींस दिख रहा है, फिलीपींस में देखिए मनीला दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हेडक्वार्टर है। अब ये एशिया के जो देश हो गए, उसके बाद में ये आपको पैसिफिक कंट्रीज के जो देश दिखेंगे ना यहाँ पैसिफिक, तो एशिया पैसिफिक के लिए वहां पे जो देश है उनको लोन बांटता है कौन, एडीबी। और इंडिया जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। When was कृषक समृद्धि कमीशन established in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो ये स्थापना हुई आपके 2017 में, योगी जी ने स्थापना करी थी जब वो मुख्यमंत्री बने थे। अब इसमें था क्या, किसानों की आय को क्या करना, बढ़ाना 2022 तक, ठीक है, ताकि उनकी इनकम बढ़े, इसलिए बनाया गया था आयोग। उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट वॉज स्पॉन्सर्ड इन उत्तर प्रदेश बाय, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई थी। मतलब किसने स्पॉन्सर करी थी, किसने उसको सपोर्ट करा था, तो ये सपोर्ट करा था आपके वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। अब आप कहोगे ये इसमें लिखा हुआ है कृषि विविधीकरण एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब क्या होता है। देखिए है क्या ना, इसका मतलब ये, मान लो किसान जो है अपने खेत पे सिर्फ एक ही टाइप की फसल उगा रहा है, ठीक है, मान लो एक टाइप की फसल उगा रहा है, होता क्या ना, अब आपका कोई किसी वजह से फसल फेल कर गई तो उसका जो पूरा है ना पूरा नुकसान हो जाएगा, फिर उसके इसमें पैसा भी नहीं बचेगा। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में ये बोला जाता है एक हिस्से में आप एक फसल उगा लो, बाकी हिस्से में दूसरी फसल उगा लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप उगा लो चावल और दूसरी जगह पे उगा लो आप सब्जियां, तो अगर चावल की फसल फेल हो गई तो आपको सब्जियां और जो फल उगाए होंगे वो बचा लेगा आपको। एक चीज और समझो, चावल आप पूरे साल तो उगाओगे नहीं, आपने अगर मान लो 6 महीने चावल उगाए तो बाकी समय क्या करो, बाकी 6 महीने जो खाली पड़ी है आपकी जमीन उसमें कोई और फसल उगा लो, ठीक है, गेहूं की कर लो, या आप क्या कहते हैं उसमें ये अपना सब्जियां कर लो, इसको हॉर्टिकल्चर बोला, क्या बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, HORTICULTUR, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फल उगा लो या सब्जियां उगा लो। और क्या कर सकते हो, मछली पालन भी कर सकते हो, गाय ले आ सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जब फसल फेल हो जाती है तो जो किसान जिनके पास गाय होती है वो दूध बेच के अपना खर्चा चला लेते हैं, ठीक है। तो इस सब चीजों के लिए था। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज प्रपोज्ड बाय टास्क फोर्स हेडेड बाय, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये अध्यक्ष थे आपके विजय केलकर, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जीएसटी भैया लगा तो 2017 से, लेकिन इसकी जो चर्चा है इस देश में 2000 से ही चल रही थी, और उस समय बोला गया था जीएसटी आना चाहिए, लेकिन किसी सरकार के पास में इतनी बहुमत नहीं होती थी कि वो जीएसटी लगा पाए। तो आपका 2016 में जब आपके मोदी जी प्रधानमंत्री थे, बीजेपी के पास में बहुमत थी, तो उसने पास करवा दिया था संविधान संशोधन अधिनियम था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पुरानी वीडियोस में जीएसटी के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। तो जीएसटी से हुआ क्या ना, एक ही टैक्स पूरे देश में लगा। इसमें 3 प्रोडक्ट जो है ना वो जीएसटी में नहीं आते हैं, कौन कौन से, एक आपका पेट्रोल, एक हो गया आपका अल्कोहल, ठीक है, मदिरा आपकी दारू बियर जो लोग पीते हैं, और तीसरा हो गया आपका बिजली। ये आपका जीएसटी में नहीं आता, इसमें सरकार आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग टैक्स लगाती है, वैट लगाती है, ठीक है, तो ध्यान रखो, ठीक। और जीएसटी के बारे में डिटेल में पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, अभी नहीं बता रहा हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी, देख लीजिएगा पुरानी। अब इस क्वेश्चन में द पीरियड ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी 2007 से 2012, ठीक। और 12वीं कौन सी थी, वो थी आपकी 2012 से 17, 12th वाला था। और ये इस देश का आखिरी पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान था। इसके बाद में योजना आयोग प्लानिंग कमीशन को आपका एबॉलिश कर दिया गया था, फिर तभी उसकी जगह नीति आयोग आया। Which is the first state in India after the union budget to present a paperless budget? केंद्रीय बजट के बाद भारत का पहला कौन सा राज्य जिसने पेपरलेस बजट पेश किया। अब देखिए पहली चीज तो आप ये समझो, जो यूनियन बजट होता है ये सबसे पहले वाला जो पेपरलेस था। पेपरलेस का मतलब है पहले जो बजट पेश होता था उसमें बहुत सारे कागज आते थे, बही खाता बोला जाता था, बहुत सारे कागज थे। तो 2021 से 22 वाला जो बजट था ना, जो किसने पेश करा था, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो आपकी निर्मला सीतारमन जी है ना, निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने पेश करा था। तो इसमें था कि हम कागजों की जगह किसका यूज करेंगे। अब देखो कागज जितने भी होते थे, हर सांसद को कागज देने पड़ते थे बहुत सारा, तो इन्होंने कहा हम सबको क्या देंगे, डिजिटल टैबलेट देंगे, टैबलेट दे देंगे। टैबलेट में वो लोग देखेंगे, टैबलेट तो पता है ना मोबाइल का बड़ा भाई जो होता है, ठीक है, टैबलेट में देखेंगे कौन कौन से क्या क्या प्रोविजन कर रखे हैं। तो यूनियन बजट तो हुआ, उसके बाद में पहला जो राज्य था वो था आपका उत्तर प्रदेश ही, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने भी पेपरलेस बजट पेश किया। In which year was the non-conventional energy development agency formed in उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन किस वर्ष में किया गया था? नेडा बोला जाता है। क्वेश्चन काफी पूछे सकता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो आपका पहली चीज तो ये समझो, जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है ना, ये होती क्या है, इसमें आपकी सोलर एनर्जी आ गई, ठीक, जो आपकी सनलाइट आ रही है
ठीक है, सोलर पैनल आपने देखा होगा ना लग रहे हैं, तो उसमें आपकी सौर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा वो पड़ेगी, उससे बिजली बनेगी, सोलर एनर्जी। इनको नॉन कन्वेंशनल इसलिए बोला जाता है कि जितना भी इस्तेमाल कर लो खत्म नहीं होगी। ठीक है, आज आपने जितनी भी आपने सनलाइट यूज कर ली, अगले दिन जो है खत्म नहीं होगी, अगले दिन भी रहेगी। फिर आपका विंड एनर्जी, जो हवा हवा में विंड मिल लगी रहती है, जो विंड मिल होती है राजस्थान गुजरात में देखोगे, फिर वो उसको विंड मिल को घुमाती है, फिर बिजली बनती है। फिर आपकी टाइडल, जो महासागर से टाइड बन रही है उससे एनर्जी। ठीक है, फिर आपकी जो हाइड्रो डैम वाली एनर्जी है, ठीक है, जिससे पानी गिरा के बिजली बनाई जाती है, तो ये होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। और इसका जो बोर्ड है ये आपके उत्तर प्रदेश में कब बना? ये बना था आपके 1983 में, 1983 में। अगला क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये कहाँ पे? जिनेवा में। जिनेवा आपके स्विट्जरलैंड में आता है। एक फैक्ट ये याद कर लो। बोला जरा कौन से साल में इसे बनाया गया? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहली चीज तो ये समझो, जो माइग्रेशन लिखा हुआ है ना, बहुत लोग को पता ही नहीं माइग्रेशन क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है जब आप, मैं आपसे समझा, मान लो जब आप अपना क्या करो, रहने की जो जगह है ना उसको चेंज कर लो। मान लो इंडिया से कोई जना जो है सऊदी अरेबिया जाता है, तो उसको भी क्या बोला जाएगा? माइग्रेशन। अब माइग्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई पैसे के लिए माइग्रेट करता है, कहीं पे उसको जॉब अच्छी मिल रही है, जैसे बहुत सारे इंडियंस जो है सऊदी अरेबिया दुबई जाते हैं, जॉब अच्छी मिल रही है पैसा कमाने के लिए। और भी चीज होता है माइग्रेशन में, जैसे आप मान लो, आपको पता होगा अभी म्यांमार से जो है, यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार से आपके रोहिंग्या रेफ्यूजी जो है ना, ये देखो म्यांमार से आपका रोहिंग्या लोग आ रखे हैं। ठीक है, इंडिया ने बोला हम उनको रेफ्यूजी का शरण नहीं देंगे, तो वो जो रोहिंग्या मुस्लिम है वो इंडिया में क्यों आ रहे? बांग्लादेश में भी आ रहे, म्यांमार से आ रहे थे, क्योंकि वहां पे जो सेना है ना उनपे अत्याचार कर रही थी, उनको मार काट कर रही थी, इसलिए उनको आना पड़ रहा है। तो एक माइग्रेशन का कारण हो गया पैसे की वजह से, एक हो गया जब आपके ऊपर अत्याचार होता है, एक और होता है उसको बोला जाता है इंटरनली डिस्प्लेस्ड। क्या बोला जाता है? इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। इसका मतलब है आप देश छोड़ के नहीं जा रहे हो। जैसे कश्मीरी पंडित, आपको पता होगा ना, कश्मीरी पंडित जो थे वो हमारे देश का हिस्सा थे कश्मीर वाले रीजन में, लेकिन उनको जब उनपे भी अत्याचार हुआ 1990 के आसपास, तो फिर वो दूसरे देश थोड़ा ना गए, फिर वो अलग अलग दिल्ली में आ गए, कहीं कोई बस गया के, तो एक ही देश में रहना, इसलिए उनको इंटरनली डिस्प्लेस बोला जाता है। तो जो आपका ये IOM है, ये क्या करता है, जो माइग्रेशन जितना हो रहा है ना, इस पे ध्यान रखता है कि इस पे सही से आपका काम हो, पॉलिसी बने। और ये बना कब है? ये बना आपके 1951 में, 1951 में, ये है सही आंसर। ठीक है, तो यही थे आपके क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आया हो। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। कोई चीज़ अगर आपको रिव्यू देना है, कुछ चीज़ खराब लगी तो भी बताइए, कुछ चीज़ अच्छी लगी तो भी बताइए। अंत में मैं आपको ये भी बता दूं, हमारा यूपी PCS 2024 के लिए एक पेड ग्रुप चल रहा है, प्री प्लस मेंस की पूरी सिलेक्शन वाली तैयारी के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। RO एग्जाम का भी प्री प्लस मेंस का आप ग्रुप ले सकते हो, जिसमें एक ही जगह पे पूरी सिलेक्शन वाली तैयारी आप कर सकते हो। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।